तो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। हम लोग जो है डिफरेंशियल इक्वेशन नामक चैप्टर को अच्छे तरीके से समझे हैं, उसको विभिन्न प्रकार के अवकल समीकरण को कैसे हल किया जाता है उसको बारीकी से सीखे एग्जाम्पल के साथ। आज से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का नाम है वेक्टर अलजेब्रा, सदिश बीजगणित। चैप्टर शुरू करने से पहले एक बार बोल दीजिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में भर दीजिए श्री गणेशाय नमः। तो चलिए इसी जोश के साथ हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है वेक्टर अलजेब्रा, सदिश बीजगणित। आप लोग क्लास 11 के फिजिक्स में पढ़े होंगे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, जिसको हिंदी में बोला जाता है भौतिक राशि। भौतिक राशि, ठीक। तो भौतिक राशि क्या होते हैं? तो भौतिक राशि जो है वे राशियां होते हैं जिन्हें मापा या तौला जाता है, उस वैसी राशियां को क्या बोला जाता है? भौतिक राशि बोला जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे लंबाई हो गया, लंबाई का हम मेजरमेंट कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा? भौतिक राशि हो जाएगा। द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान का हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, द्रव्यमान भी क्या हो गया? भौतिक राशि हो गया। बल है, बल को हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, माप सकते हैं, बल भौतिक राशि हो गया। वेग है, वेग को हम लोग माप सकते हैं, वेग क्या हो गया? भौतिक राशि। यानी भौतिक राशि कहने का मतलब वे राशियां जिसे या तो मापा जा सकता है या फिर तोला जा सकता है, उसको भौतिक राशि बोला जाता है, भौतिक राशि कहा जाता है। अब ये भौतिक राशि जो है ये दिशात्मक गुण के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। एक को बोला जाता है स्केलर, स्केलर क्वांटिटी, जिसको हिंदी में बोला जाता है अदिश भौतिक राशि, अदिश भौतिक राशि। और दूसरा होता है सदिश भौतिक राशि। दूसरा क्या होता है? सदिश भौतिक राशि, जिसको अंग्रेजी में वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है, वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। अब अदिश राशि क्या होता है, सदिश राशि क्या होता है? तो अदिश राशि जो है उस राशि को कहा जाता है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड यानी जिसमें केवल परिमाण होता है और दिशा, इसमें डायरेक्शन जो है डायरेक्शन नहीं होता है। ऐसे भौतिक राशि को हम लोग अदिश भौतिक राशि कहते हैं। इसका परिभाषा अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो वे राशियां जिन्हें पूर्णतः व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे राशि को अदिश राशि कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या है? ये अदिश भौतिक राशि है। अब इसको कैसे समझेंगे? मान लो हम लोग दुकान गए चीनी खरीदने के लिए, तो दुकानदार को हम लोग बोलेंगे चीनी दीजिए, तो दुकानदार चीनी लेके हमको नहीं देगा। दुकानदार क्या सवाल करेगा? कितना? हम बोलेंगे 1 केजी 2 केजी 3 केजी, तो मेजरमेंट करके हमको चीनी मिल जाएगा। लेकिन हम दुकानदार को कभी ये नहीं बोलते हैं कि 1 केजी चीनी पूर्व दिशा की तौल के दीजिए, 1 केजी चीनी जो है उत्तर दिशा की ओर तौल के दीजिए। 1 केजी चीनी वो किसी भी डायरेक्शन में उसका मेजरमेंट करेगा, उसमें 1000 ही ग्राम होगा। 1 केजी की मात्रा उतना ही आएगा, चाहे पूर्व में उसका मेजरमेंट करे, चाहे पश्चिम में करे, चाहे उत्तर में करे, चाहे दक्षिण में करे, उसमें कितना होगा? 1000 ग्राम ही आने वाला है। यानी ये द्रव्यमान जो है इसको दिखाने के लिए यहाँ पर दिशा की आवश्यकता नहीं है। तो जिन राशियों को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, ऐसी राशि को अदिश राशि कहा जाता है। आप लोग एग्जाम परिभाषा जो है आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, एक बार हम बोल देते हैं। वे राशियां जिन्हें पूर्णतः व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे राशि को अदिश राशि कहा जाता है। आप लोग इसका एग्जाम्पल द्रव्यमान, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, ये सभी एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। अब एक चीज आप लोग पढ़े होंगे विद्युत धारा के बारे में, विद्युत धारा जिसको इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। तो विद्युत धारा कौन सी राशि है? सदिश राशि है कि अदिश राशि है? ये हमारा विद्युत धारा जो है अदिश राशि है। अब हम बोलेंगे विद्युत धारा क्या है? अदिश राशि है। आप बोलोगे सर विद्युत धारा में परिमाण भी होता है, दिशा भी होता है। हम लोग क्लास 10 हम पढ़े हैं कि विद्युत धारा की दिशा जो है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, यानी जिधर इलेक्ट्रॉन गति करता है उसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा की दिशा होती है। इसमें परिमाण भी है, दिशा भी है, तो फिर ये अदिश राशि कैसे हो गया? तो ये समझ में आपको तब आएगा जब हम लोग सदिश को अच्छे से समझेंगे। सदिश राशि को समझते हैं, ये सदिश राशि जो है उस राशि को कहा गया है जिसमें परिमाण भी हो, जिसमें परिमाण भी हो, दिशा भी हो, साथ ही जो सदिश योग के नियम का पालन करता हो, ऐसे राशि को
सदिश राशि बोला गया। यानी सदिश राशि होने के लिए उसमें मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए और वो सदिश योग के नियम का पालन करना चाहिए। अगर कोई भौतिक राशि जो है उसमें परिमाण भी है, दिशा भी है और वह सदिश योग के नियम का पालन करता है, ऐसी राशि को सदिश राशि बोला जाता है। अब सदिश योग का नियम क्या होता है तो आगे हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पर इसको एक ऐसे एग्जांपल से आप लोग समझ सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर जो है कोई कण है, इधर से इस डायरेक्शन में हम 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं और इस डायरेक्शन में हम जो है 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। दो बल, एक F1 है एक F2 है, दोनों अलग अलग दिशा में। इधर भी 5 न्यूटन का लग रहा है, इधर भी 5 न्यूटन का लग रहा है। तो आपसे हम बोलेंगे इस पर परिणामी बल कितना लग रहा है, क्या इसका जवाब क्या आएगा? इसका जवाब 10 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये बल इधर 5 न्यूटन का है और ये इधर 5 न्यूटन का है। ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर दिया है और इस पर जो नेट फोर्स कार्य कर रहा है वो नेट फोर्स क्या है? 0 है। यानी यहाँ पर 5 और 5 मिलकर 10 नहीं हुआ है, 0 हो गया है। और ये 5 और 5 मिलकर 10 भी हो सकता है जब ये दोनों बल जो है, मान लो F1 भी इसी डायरेक्शन में आ गया 5 न्यूटन और F2 भी इसी डायरेक्शन में आ गया 5 न्यूटन। अब पूछेंगे बताओ कि इस पर कुल कितना बल लग रहा है? तो अब 5 और 5 मिलकर 10 न्यूटन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों बल जो है एक ही दिशा में कार्य कर रहा है। यानी सिंपल सा यहाँ पर समझ सकते हो कि सदिश योग का नियम जो है ये अदिश से भिन्न होता है। बीजगणित में हम लोग पढ़ते थे 2 + 2 4, 4 + 2 6, उससे ये अलग है। इसमें जो है डायरेक्शन का भी चर्चा होता है, डायरेक्शन का भी इफेक्ट पड़ता है, एंगल का भी इफेक्ट पड़ता है। एंगल बदलने के साथ उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। आगे हम लोग इसका सदिश योग के बहुत सारे नियम है उसको भी हम लोग समझेंगे। यानी यहाँ पर आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि सदिश राशि क्या है, अदिश राशि क्या है। सदिश राशि का आप लोग एक बार परिभाषा नोट कर लीजिए। वे भौतिक राशि जिन्हें पूर्णता व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, साथ ही जो सदिश योग के नियम का पालन करता है, ऐसे भौतिक राशि को सदिश राशि कहा जाता है। आप लोग जो है इसका 2 सेकंड के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं अगले पेज पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो है सदिश का निरूपण। सदिश का निरूपण, नोटेशन ऑफ वेक्टर, नोटेशन ऑफ वेक्टर, सदिश का निरूपण। अब सदिश राशि को निरूपित कैसे किया जाता है? तो सदिश राशि जो है उसको जनरली जो है एरो द्वारा दिखाया जाता है, तीर चिन्ह द्वारा सूचित किया जाता है, जिसमें ये जो है ये तीर की जो नोक है, तीर की नोक ये सदिश की दिशा को बताता है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, यानी सदिश के डायरेक्शन को बताता है। और लेंथ ऑफ एरो, लेंथ ऑफ एरो यानी तीर की लंबाई जो है ये किसको बताता है? तो ये सदिश के परिमाण को बताता है। यानी सदिश राशि को जनरली जो है एरो द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, एरो द्वारा सूचित किया जाता है। इसमें तीर की जो नोक है ये सदिश की दिशा को बताता है और तीर का जो उचित लंबाई होता है वो सदिश के परिमाण को बताता है, सदिश के परिमाण को बताता है। अब तीर की लंबाई जो है, लेंथ ऑफ एरो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड के, मैग्नीट्यूड के। यानी तीर की लंबाई सदिश के परिमाण के समानुपाती होता है। अगर कोई सदिश है उसका परिमाण ज्यादा है तो उसके लिए एरो जो खींचेंगे वो बड़ा खींचेंगे। अगर कोई सदिश है उसका परिमाण जो है कम है तो उसके लिए एरो छोटा सा होगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक फोर्स है F1, ये 10 न्यूटन का है, दूसरा फोर्स F2 है और ये 5 न्यूटन का है। दोनों को अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखें, परिमाण के अनुसार देखें, तो F1 का परिमाण 10 न्यूटन है, F2 का परिमाण 5 न्यूटन है। यानी F1 का परिमाण ज्यादा है, F2 का परिमाण कम है। तो अगर इसको एरो द्वारा दिखाएंगे तो अगर F1 के लिए हम इतना बड़ा एरो दिखाएंगे, F1 ये 10 न्यूटन है, तो F2 को अगर यहाँ पर दिखाएंगे तो यहाँ पर एरो की जो लंबाई होगा इसका जस्ट आधा होगा, जस्ट आधा। ये जो वेक्टर होगा ये F2 हो जाएगा, ये 5 न्यूटन हो जाएगा।
अगर F1 को हम और बड़ा, जितना बड़ा भी दिखाते उससे आधा हमको किसको दिखाना पड़ता है, F2 को, क्योंकि F1 का मैग्नीट्यूड जो है इसके मैग्नीट्यूड से 2 गुना है, यानी F2 का परिमाण जो है F1 के परिमाण से आधा है। तो तीर की लंबाई, तीर भी खींचेंगे तो इसकी जो तीर की लंबाई होगा, इसके तीर की लंबाई का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि एक सदिश राशि को जनरली जो है एरो द्वारा सूचित किया जाता है, जिसमें एरो की नोक जो है, तीर की नोक जो है सदिश की दिशा को बताता है और तीर की लंबाई जो है सदिश के परिमाण को बताता है। अब मान लेते अगर आपको कहीं पर जो है किसी भी अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर के ऊपर जो है एरो का सिंबल रहता है, मान लेते वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, अगर एरो का सिंबल रहता है तो वो जो है सदिश राशि को रिप्रेजेंट करता है। या फिर आपको किसी किसी बुक में लेटर जो है बोल्ड किया हुआ मिलेगा, लेटर जो है बोल्ड किया हुआ आपको मिलेगा। आप यहां से ध्यान रखिएगा, मान लेते अगर यहाँ P लिखे हैं, Q लिखे हैं, R लिखे हैं, तो ये किसको बताएगा, तो ये जो है सदिश राशि को बताएगा। अगर अब से जो है किसी भी लेटर के ऊपर अगर एरो का सिंबल रहता है तो उससे आप लोग समझ जाएगा कि ये जो है सदिश राशि है, ये क्या है, सदिश राशि है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो सदिश का नोटेशन जो है ये समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले स्लाइड पे मूव करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ वेक्टर, सदिश के प्रकार। आइए कुछ सदिश के प्रकार होते हैं उसको समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। सदिश के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेक्टर, सदिश के प्रकार। पहला जो इसका टाइप है शून्य सदिश, शून्य सदिश, जिसको अंग्रेजी में जीरो वेक्टर या नल वेक्टर कहा जाता है, नल वेक्टर कहा जाता है। अब शून्य सदिश क्या होता है, तो शून्य सदिश जो है उस सदिश को कहा गया है जिसका परिमाण जो है शून्य हो। वह सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है उसको शून्य सदिश कहा जाता है। वह सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है उसे क्या कहा जाता है, शून्य सदिश। हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं नोटेशन ऑफ वेक्टर में, सदिश को जनरली एरो द्वारा सूचित किया जाता है और एरो का जो लेंथ होता है वो सदिश के मैग्नीट्यूड को डिनोट करता है। यहाँ पर जो है नल वेक्टर जो है, जीरो वेक्टर जो है, इसका मैग्नीट्यूड तो जीरो है। अगर यहाँ पर इसको एरो द्वारा दिखाएंगे तो एरो को लेंथ को कितना रखना पड़ेगा, जीरो, यानी एक पॉइंट आएगा। तो ये जो है शून्य सदिश जो है इसको एक पॉइंट द्वारा सूचित करेंगे इस टाइप से। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड तो सर जीरो होता है, डायरेक्शन, तो इसका डायरेक्शन जो है हम किसी भी दिशा में ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड जीरो है। हम इसका डायरेक्शन जो है आर्बिट्री डायरेक्शन, हम अपनी स्वेच्छा के अनुसार किसी भी दिशा में ले सकते हैं। तो शून्य सदिश की परिभाषा क्या हो जाएगा, तो वह सदिश जिसका परिमाण जीरो हो और दिशा स्वेच्छ दिशा में हो, किसी भी दिशा में हो, ऐसे सदिश को शून्य सदिश कहा जाता है। सदिश का जो अगला टाइप है वो है आपका एकांक सदिश, एकांक सदिश, जिसको जो है अंग्रेजी में यूनिट वेक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूनिट वेक्टर कहा जाता है। एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश। अब एकांक सदिश किसको कहते हैं, एकांक सदिश जो है वैसे सदिश को कहा जाता है जिसका परिमाण एक होता है, एकांक होता है, ऐसे सदिश को एकांक सदिश कहा जाता है। यानी इसकी परिभाषा हम बोल सकते हैं कि वह सदिश जिसका परिमाण एक हो एकांक सदिश कहलाता है। वह सदिश जिसका परिमाण एक हो एकांक सदिश कहलाता है। यानी यूनिट वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, परिमाण, इसका परिमाण जो होगा वो एक होगा। डायरेक्शन क्या होगा, तो इसका जो डायरेक्शन होगा, दिशा, इसकी एकांक सदिश का जो दिशा होगा ये दिए गए सदिश की दिशा में होगा, दिए गए सदिश की दिशा में होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं
एक वेक्टर है ए, क्या है, एक वेक्टर है ए। अब इस वेक्टर के डायरेक्शन में हम निकालना चाहते हैं यूनिट वेक्टर। इस वेक्टर के दिशा में जो है हम एकांक सदिश निकालना चाहते हैं। तो एकांक सदिश को सूचित सबसे पहले किससे कैसे करेंगे, तो अगर ए की दिशा में हमको एकांक सदिश निकालना होगा, इसको सूचित करेंगे ए कैप। इसको रीड क्या करेंगे, इसको रीड करेंगे हम लोग, पढ़ेंगे इसको ए कैप। इसको क्या पढ़ा जाता है, कैप पढ़ा जाता है। तो एकांक सदिश को सूचित कैसे किया जाता है, तो इसको कैप द्वारा निरूपित किया जाता है। अब इस सदिश की जो दिशा होगा, एकांक सदिश की दिशा इसी सदिश के दिशा में आएगा। अब एकांक सदिश जो है इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। मान लेते हैं हमारे पास जो है 5 मीटर लंबा जो है एक रॉड है। 5 मीटर लंबा क्या है, एक रॉड है। और इस रॉड को हमको इस रॉड का हमको एकांक लंबाई चाहिए। तो एकांक लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, इस रॉड का जो टोटल लेंथ है, उस रॉड के लेंथ में टोटल लेंथ से क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। तो एकांक का मान निकल के आ जाएगा। या फिर इसको ऐसे हम लोग समझ सकते हैं, मान लेते हैं अगर 10 कलम जो है उसका मूल्य अगर 20 रुपया है, तो एक कलम का मूल्य कितना होगा, तो एक कलम का मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, 10 कलम का जो कुल मूल्य है उसमें जो है 10 से भाग दे देंगे, तो एक कलम का मूल्य निकल के आ जाएगा। यानी एक कलम का मूल्य निकल के क्या आएगा, 2 रुपया आएगा। उसी प्रकार वेक्टर ए है, अगर किसी सदिश के परिमाण को अगर 1 करना है तो उसके लिए क्या करें, उस सदिश में उसी के परिमाण से डिवाइड कर देंगे। अगर ये वेक्टर ए है, हमको चाहिए इस वेक्टर ए का जो है परिमाण 1 कैसे होगा, इस वेक्टर ए में जो है इसके परिमाण से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये जो निकल के आया है वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर ए जो आया है ये निकल के आ गया क्या, ए कैप निकल के आ गया, ए कैप। यानी ये एकांक सदिश निकल के आ गया। यहाँ से आप लोग जो है एकांक सदिश निकालने का फॉर्मूला याद रख सकते हैं कि ए कैप बराबर क्या होता है, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। अगर किसी सदिश का एकांक सदिश निकालना हो तो क्या करेंगे, उस सदिश में उसी सदिश के परिमाण से भाग दे देंगे, जो सदिश निकल के आएगा वही सदिश क्या होगा, एकांक सदिश। फॉर एग्जांपल मान लो आपसे कोई पूछ दिया कि इसका जो है एकांक सदिश क्या होगा, तो क्या करेंगे, इस सदिश ए जो है इसमें इसी के परिमाण से डिवाइड कर देंगे, यही क्या निकल के आ जाएगा, एकांक सदिश निकल के आ जाएगा। ठीक, तो उम्मीद है कि आप लोग को जो है ये यूनिट वेक्टर समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। का टॉपिक है अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश। अक्ष की बात करें, एक्सिस की बात करें, तो एक्सिस जो है 3 होता है। एक्सिस कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक को बोला जाता है एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष बोला जाता है, एक को बोला जाता है वाई अक्ष बोला जाता है, और एक को क्या बोला जाता है, जेड अक्ष बोला जाता है। और ये तीनों जो है परस्पर लंबवत होते हैं। अगर ये वाला एक्स अक्ष है, ये वाला लाइन, तो ये वाला लाइन क्या हो जाएगा, वाई अक्ष होगा। तो जेड अक्ष सर किधर होगा, तो जेड अक्ष जो ये जो पेन है, इस पेन के अनुदिश जो लाइन जाएगा इस टाइप से, ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, जेड अक्ष से हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ स्पेस में हम लाइन खींच नहीं सकते हैं, स्पेस में लाइन नहीं खींच सकते, इसलिए हम इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। मतलब इस टाइप से इसका लाइन हम पेन एंड पेपर पर दिखा देते हैं। तो अक्ष कितने होते हैं, 3। हेडिंग क्या है हम लोगों का, अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश। एकांक सदिश की परिभाषा हम समझे कि वह सदिश जिसका परिमाण 1 हो उसको क्या कहा जाता है, एकांक सदिश कहा जाता है। तो अगर कोई वेक्टर जो है एक्स अक्ष की दिशा में है, अगर वेक्टर एक्स अक्ष की दिशा में है, तो एक्स अक्ष की दिशा में जो एकांक सदिश यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है आई कैप। एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश क्या होता है, एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश क्या होता है, ये आई कैप होता है। तो सर वाई अक्ष की दिशा में एकांक सदिश क्या होता है, तो वाई अक्ष की दिशा में एकांक सदिश जो होता है वो जे कैप होता है। ये हम लिख सकते हैं, वाई अक्ष की दिशा में एकांक सदिश जे कैप। जेड अक्ष की दिशा में जो एकांक सदिश होता है ये होता है के कैप होता है। तो जेड अक्ष की दिशा में एकांक सदिश क्या आ जाएगा, के कैप आ जाएगा। यानी एक्स अक्ष की दिशा में अगर कोई वेक्टर है तो उसको दिखाने के लिए हम लोग
आई कैप का यूज करेंगे। अगर कोई वेक्टर वाई अक्ष की दिशा में है तो उसके लिए हम लोग जे कैप का यूज करेंगे। अगर कोई वेक्टर जेड अक्ष की दिशा में है तो उसके लिए हम लोग के कैप का यूज करेंगे। अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, मान लेते कोई कण जो है एक्स अक्ष की दिशा में 5 मीटर विस्थापित हुआ। कोई कण जो है एक्स अक्ष की दिशा में कितना विस्थापित हुआ? 5 मीटर। अब इसको दिखाएंगे कैसे, अगर इसको हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे एक्स अक्ष की दिशा में कण का विस्थापन कितना? 5 मीटर है। और इसी को अगर हम इस टाइप से लिख देंगे 5 आई कैप, ये भी उसी बात को बताएगा कि 5 मीटर विस्थापन जो है किस दिशा में है? एक्स अक्ष की दिशा में। अगर मान लेते हैं यहां लिखा है वाई जे कैप, यानी वाई जो विस्थापन है वाई अक्ष की दिशा में वो कितना है? वाई है। अगर हम मान लेते हैं, हम लिख देते के इंटू के कैप, यानी जेड अक्ष की दिशा में जो विस्थापन है वो कितना है? ये है। यानी यहां से अगर कोई सदिश एक्स अक्ष की दिशा में है तो उसके लिए हम आई कैप यूज करेंगे। अगर कोई सदिश वाई अक्ष की दिशा में है तो उसके लिए हम लोग जे कैप का यूज करेंगे। अगर कोई सदिश जेड अक्ष की दिशा में है तो उसके लिए के कैप का यूज करेंगे। यानी अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश जो है किस टाइप से डिनोट किया जाता है, आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। सदिश का जो अगला प्रकार है वो है समान सदिश। समान सदिश जिसको जो है अंग्रेजी में इक्वल वेक्टर बोला जाता है, इक्वल वेक्टर। अब समान सदिश सर क्या होता है? तो दो सदिश में जो है जनरली क्या क्या चीज होता है? सदिश में एक मैग्नीट्यूड होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है जिसको परिमाण कहा जाता है, और दूसरा क्या होता है? दूसरा डायरेक्शन होता है जिसको दिशा कहा जाता है। अब दो सदिश बराबर तभी होंगे जब उसका परिमाण भी बराबर होगा और दोनों की दिशा भी बराबर होगा, तब दोनों सदिश क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। यानी हम लिख सकते हैं दो सदिश ए और सदिश बी बराबर होंगे यदि क्या? मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी, यानी सदिश ए का परिमाण जो है सदिश बी के क्या? परिमाण के बराबर होना चाहिए, और दिशा भी दोनों का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर इसको एरो द्वारा दिखाएंगे, अगर इसको हम ए वेक्टर बोल रहे हैं तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी वही होगा, तो बी के लिए भी एरो की लंबाई उतना ही रखना होगा और दिशा भी उसी दिशा में रखना होगा। अब ए और बी जो हो गया, क्या हो गया? ये इक्वल वेक्टर हो गया। आप लोग को जो है ये समझ में आ गया होगा कि इक्वल वेक्टर क्या होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक जो है हमारा स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर। आइए पोजीशन वेक्टर को हम समझते हैं। मान लेते हैं इधर एक्स अक्ष है और इधर जो है क्या है? वाई अक्ष है। यहां पर एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट जो है x, y है। एक्स वाई तल में जो है एक्स वाई तल में एक पॉइंट P है जिसका निर्देशांक कितना है? x, y। अब पोजीशन वेक्टर क्या होता है? तो पोजीशन वेक्टर जो है किसी पॉइंट का लोकेशन, किसी पॉइंट की दिशा जो है ओरिजिन के सापेक्ष बताया जाता है। जैसे इस पॉइंट की बात करें तो ये ओरिजिन से किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में है। तो ये r जो वेक्टर होगा, ये r इस पॉइंट का क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर। यानी पोजीशन वेक्टर अगर लिखेंगे ओपी वेक्टर बराबर, अगर आपको पॉइंट दिया रहेगा, बिंदु दिया रहेगा, तो पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो x निर्देशांक है, x निर्देशांक के साथ आई कैप लगा दो और y निर्देशांक के साथ j कैप लगा दो। अगर z निर्देशांक है, z निर्देशांक तो उसके साथ k कैप लगा दो, तो तुम्हारा जो है पोजीशन वेक्टर निकल के आ जाएगा। एग्जांपल जैसे ये पॉइंट P जो है इसका कोऑर्डिनेट कितना है? x, y। इसका x निर्देशांक कितना है? x। x के साथ क्या लगाएंगे? आई कैप, फिर प्लस देंगे। y निर्देशांक कितना है? y है, तो y की दिशा में एकांक सदिश क्या होता है? j कैप।
तो y के साथ लगा देंगे जे कैप। ये जो OP निकल के आया है, ये इस पॉइंट P का क्या आ गया, पोजीशन वेक्टर आ गया। पोजीशन वेक्टर यानी स्थिति सदिश। मान लेते अगर मेरे पास दूसरा पॉइंट Q रहता जिसका निर्देशांक 2,3 रहता। अब पूछता बताइए कि इस पॉइंट Q का स्थिति सदिश क्या है, तो क्या करते हैं, पॉइंट Q का स्थिति सदिश मान लेते हैं OQ। यानी स्थिति सदिश जो है ओरिजिन के सापेक्ष बताया जाता है। OQ पॉइंट Q का स्थिति सदिश क्या होगा, कैसे निकालते हैं हम लोग, तो जो x निर्देशांक होता है उसके साथ i कैप, जो y निर्देशांक होता है उसके साथ क्या लगाते हैं, j कैप। यहां पर x निर्देशांक कितना 2 है, ये क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस y निर्देशांक कितना है 3, 3j कैप। ये इस पॉइंट का क्या आ गया, स्थिति सदिश। आप लोग अच्छा से समझ में आ गया होगा कि अगर कोई पॉइंट दिया रहता है तो उसका पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं। पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए x निर्देशांक वाले के साथ i कैप, y निर्देशांक वाले के साथ j कैप और z निर्देशांक वाले के साथ k कैप लगा देते हैं। जो वेक्टर निकल के आता है वही उस पॉइंट का क्या होता है, पोजीशन वेक्टर। जैसे मान लेते इधर पॉइंट हम दे देते हैं आपको -1 2 3। अब इसका पोजीशन वेक्टर बताना, एक पॉइंट Q है 1 0 3 है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, एक पॉइंट R है, इसका जो है 0 1 -1, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है। तो पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन के सापेक्ष निकलता है। यहाँ OP वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, तो x निर्देशांक के साथ क्या लगाएंगे i कैप, तो 1 क्या है -1 है, -1 इंटू आई कैप, यानी ये क्या आ जाएगा माइनस में आई कैप। उसके बाद y निर्देशांक कितना है 2 है, इसके साथ क्या लगाएंगे 2 यानी प्लस में प्लस 2j कैप। z निर्देशांक कितना है 3 है, इसके साथ क्या लगाएंगे प्लस में प्लस 3k कैप। ये इसका क्या निकल के आ गया, पोजीशन वेक्टर निकल के आ गया। इसी टाइप से ये पॉइंट Q जो है इसमें x निर्देशांक कितना है 1 है, तो 1 इंटू आई कैप बराबर क्या होगा आई कैप, यानी OQ वेक्टर बराबर 1 इंटू आई कैप, यानी आई कैप हो जाएगा। उसके बाद y निर्देशांक कितना है 0 है, इसको लिखेंगे प्लस 0 इंटू जे कैप, 0 गुना जे कैप यानी 0 हो जाएगा, तो इसको हम लोग स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद z निर्देशांक कितना है तो 3 है, तो 3 के साथ क्या लगा देंगे k कैप, 3 इंटू k कैप आ गया। अगला जो था पॉइंट R था, इसमें x निर्देशांक कितना, इसका पोजीशन वेक्टर निकालेंगे तो OR वेक्टर आएगा। इसका पोजीशन वेक्टर x निर्देशांक कितना 0, 0 इंटू क्या हो जाएगा i कैप, y निर्देशांक कितना 1 तो प्लस 1j कैप, z निर्देशांक कितना माइनस k कैप तो माइनस k कैप आ जाएगा। ये इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आ गया। अब आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा कि अगर कोई पॉइंट दिया रहता है तो उसका पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, पोजीशन वेक्टर क्या होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप लोग इसको नोट अच्छे से कर लिए होंगे। इससे आगे का टॉपिक जो हम लोग अगले लेक्चर में उसको कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे। यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।